रामचंद्रन थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन का साइज बोला नहीं, अभी नहीं लिखो, रुको। रामचंद्र को अपनी बुक छोड़ कर पेप्टाइड टाइप पेप्टाइड आ गई थी। कल जितना पढ़ाया था उतना समझ आ गया था? लास्ट टॉपिक बोलो, क्या पढ़ाया था? क्या होते हैं डायहेड्रल एंगल? हाँ, और रोटेट कौन से करते हैं एंगल? ओमेगा तो रेस्ट्रिक्टेड होता है, क्यों? क्योंकि उसमें डबल, हाँ है ना, ये पढ़ाए थे ना सर, आप नए हो आज। फिर कुछ समझा दिया था, वो भी नहीं था क्या चल रहा है अभी? नहीं मैं नहीं, ये तुम रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ठीक है? पेप्टाइड बॉन्ड किस किस के बीच बनता है? नहीं, वो तो पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? और कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है ना? ये एब्जॉर्बेंस कितने पे होती है पेप्टाइड बॉन्ड की? 190 नैनोमीटर। हाँ ठीक है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन है जो यूवी रेडिएशंस का, वो कौन करता है मेनली? वाइफ करती है ना, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलुमिन, ये सब करा दिया था ना मैंने, तुम भी बहुत दिनों बाद देखी हो। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बताया था अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप और अल्फा अमाइनो ग्रुप के बीच में बनता है, ठीक है? अब जो पेप्टाइड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड हमने बना लिया, इसकी भी क्लासिफिकेशन होगी ना पेप्टाइड्स की, क्या होगी कि इट कुड बी डाइपेप्टाइड, ठीक है? डाइपेप्टाइड क्या होता है? व्हेन टू अमाइनो एसिड्स join together, when two amino acids join together with a single bond is known as dipeptide, इसका एग्जाम्पल है एस्पार्टेम, शुगर होती है ये, स्वीटनिंग एजेंट बोलते हैं इसको, ठीक है? आ गई समझ में? when two amino acids are linked together या join together with a single peptide bond. ट्राइपेप्टाइड क्या होगा? when three amino acids linked together with the help of two peptide bonds, ठीक है जी? एग्जाम्पल के तौर पे क्या था एग्जाम्पल, मैं तो भूल गई, कल बताऊंगी से एग्जाम्पल, याद नहीं आ रहा मेरे। ओलिगोपेप्टाइड क्या होता है? मोर देन टू और less than 10 amino acids are joined together, ठीक है जी? इसमें है एग्जाम्पल हमारा ऑक्सीटोसिन, एडीएच क्या है ये? इसका एग्जाम्पल है ग्लूटाथियोन, याद आ जाओ। कितने अमीनो एसिड से बना होता है ये?
ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, ग्लाइसिन। ठीक है। पॉलीपेप्टाइड में क्या होगा? More than 2 amino acids are joined together and form a long peptide chain is known as polypeptide. एग्जाम्पल में इंसुलिन। सेलुलोज कैसे आएगा? वो तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन थोड़ी है। पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ना, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। हाँ, इंसुलिन प्रोटीन है। क्या इतनी बात समझ आ गई? डाइपेप्टाइड क्या होता है? डाई मतलब टू, तो टू अमाइनो एसिड्स लिंक्ड हो किससे? वन पेप्टाइड बॉन्ड से, तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड क्या होगा? जब थ्री अमाइनो एसिड्स लिंक्ड हो दो पेप्टाइड बॉन्ड से, है ना। ओलिगोपेप्टाइड लेस देन 10 आर जॉइंड टुगेदर, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। एडीएच को वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं क्योंकि। और पॉलीपेप्टाइड में मोर देन 2 अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन या लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन। एग्जांपल इंसुलिन। इंसुलिन इज अ प्रोटीनेशियस इन नेचर, और जो सेलुलोज है वो कार्बोहाइड्रेट नेचर का, तो वो इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो रामाचंद्रन प्लॉट। हाँ बोलो। ग्लूटाथियोन, GLUTATHIONE। उसके बाद लिखो रामाचंद्रन प्लॉट। Ramachandran plot was given by G.N. Ramachandran. It was given by G.N. Ramachandran in 1973। ठीक है। रामाचंद्रन प्लॉट अब क्यों यूज करते हैं? इट प्रेडिक्ट secondary structure of protein. It predict secondary structure of protein. किसके लिए एप्लीकेबल होता है ये? हमारे नेचर में कौन से अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं? तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एल अमाइनो एसिड्स। ठीक है। और क्या होता है रामाचंद्रन प्लॉट में? जो हमारी परमिटेड वैल्यूज होती है फाई और साई की, द परमिटेड वैल्यूज ऑफ फाई एंड साई आर denoted in 2D मैप। बनाएंगे अभी, पहले लिख लो। द परमिटेड वैल्यूज आर यूजली डिनोटेड ऑन 2D
इन 2D मैप। हो गया। रामचंद्रन प्लॉट किसने दिया था? GN रामाचंद्रन ने। रामचंद्रन प्लॉट क्या बताता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर L amino acids and the permitted values are denoted in 2D map। ठीक है, इतना समझ आई? एक और चीज इसमें लिख लो, मैक्सिमम अलाउ वैल्यू किसके लिए होती है? मैक्सिमम अलाउ वैल्यू इन रामाचंद्रन प्लॉट maximum allowed value in Ramachandran plot is for glycine। ठीक है, क्योंकि ग्लाइसिन में कोई साइड चेन नहीं होती तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती, इसलिए ये सबसे ज्यादा अलाउ होता है हमारे इसमें। ठीक है जी। उसके बाद ये सबसे ज्यादा किसको मना करता है आने के लिए? प्रोलीन। मैक्सिमम डिसअलाउड वैल्यू इन रामचंद्रन प्लॉट इज फॉर प्रोलीन। वाई? क्योंकि प्रोलीन का साइक्लिक नेचर होता है। साइक्लिक नेचर होने की वजह से बहुत ज्यादा क्या करता है? ये स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। ठीक है, आ गया मैक्सिमम डिसअलाउड रीजन आ गया। मैक्सिमम डिसअलाउड रीजन आएगा इन रामचंद्रन प्लॉट इज फॉर ग्लाइसिन और अलाउड रीजन इज, हाँ, अलाउड रीजन इज फॉर ग्लाइसिन और डिसअलाउड रीजन इज फॉर प्रोलीन। और जैसे जैसे हमारा हाइड्रोजन की जगह पे मिथाइल ग्रुप या कुछ भी सब्स्टिट्यूट ऐड होता जाता है, वैसे वैसे क्या हो जाता है? अलाउ रीजन धीरे 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 कम होता जाता है, क्योंकि क्या होता है? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाती है। आ गई थी बात समझ कि नहीं आई? देखो, हाइड्रोजन है सबसे सिंपलेस्ट है, तो ये सबसे ज्यादा रहेगा रामचंद्रन प्लॉट में। जैसे जैसे हमारे सब्स्टिट्यूट्स बढ़ते जाएंगे, जैसे एक बार कार्बन लगा दिया, फिर एक और कार्बन लगा दिया, फिर एक और बार कार्बन लगा दिया, तो उस हिसाब से क्या होगा? जो अलाउड रीजन है रामचंद्रन प्लॉट में वो कम होता जाएगा। क्यों कम होता जाएगा? क्योंकि बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। समझ गए? इतनी बात है कि नहीं आई तो दोबारा समझाऊं? उतार लो, कोई नहीं। टेबल की आवाज आ रही है। ओके, हमेशा ध्यान रखना जो साई है वो वाई एक्सिस पे होता है और ये डिग्रीज में होता है, और वो जो फाई है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे। तो ये भी किस में होता है? इन डिग्रीज। ये है -180 डिग्री, ये 0 हो गया और यहाँ पे क्या आ गया हमारा? +180 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे हो गया। तो हमारा जो रामचंद्रन प्लॉट है वो कहाँ से कहाँ होता है? -180 डिग्री से +180 डिग्री। इसको आप क्या बोलोगे? कौन सा कोऑर्डिनेट है ये बताओ? ये लेफ्ट में है ना, और लोअर है ना नीचे, तो लोअर लेफ्ट है ना। ये इसके ऊपर है लेकिन लेफ्ट में है, तो क्या कहेंगे इसको? अपर लेफ्ट। इसे क्या कहेंगे? लोअर। नीचे है क्योंकि लेकिन राइट साइड है ना, लोअर राइट, 0 डिग्री से आगे क्योंकि। और इसको क्या बोलेंगे हम? अपर राइट। समझ गए कि नहीं समझे? बोलो। ओके, इतनी में समझ आ गई? अब अपर लेफ्ट में हमारा क्या क्या होता है?
क्या क्या होता है अपर लेफ्ट में? एक तो होती है हमारी एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। कोई पूछे कि अपर लेफ्ट में क्या होता है तो बता दोगे ना, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स होती है और पैरेलल बीटा शीट्स होती है, ये पढ़ाऊंगी अभी। और क्या होता है? कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स होता है। और क्या होता है? ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। लेफ्ट हैंडेड और इसको क्या बोलेंगे हम? राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और इसी में और क्या मिलता है? 310 हेलिक्स और पाई हेलिक्स। एक बार ये याद कर लो, फिर समझाती हूँ क्या है ये। ये किसके लिए था? एल अमाइनो एसिड्स के लिए। अगर कोई पूछे डी अमाइनो एसिड्स के लिए कैसा बनेगा, तो क्या करोगे? इंटरचेंज हो जाएगा सब कुछ। इन केस ऑफ डी अमाइनो एसिड्स क्या हो जाएगा? देखो, डी अमाइनो एसिड्स के केस में क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएगी। जो अपर लेफ्ट की चीज है वो लोअर राइट में आ जाएगी ना। अपर लेफ्ट की चीज लोअर राइट में आ जाएगी, अपर राइट की लोअर लेफ्ट में चली जाएगी और लोअर लेफ्ट की लोअर राइट में हो जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, ये डी अमाइनो एसिड में इंटरचेंज कर दिया, इधर का इधर, इधर का इधर और इधर का इधर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। सब अंकित क्या नहीं आ रहा समझ? 310, 3 के बेस पे 10 है, पढ़ाऊंगी अभी। ये वही हो गया हमारा बीटा शीट्स। और ये हो गया राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ये डी अमाइनो एसिड्स के लिए है वो वाला, और ये एल अमाइनो एसिड्स के लिए है। किसमें? डी में आएंगी, सब चीजें आएंगी, बिल्कुल सेम चीज आएंगी। एंटी पैरेलल, पैरेलल, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स सब आएगा बेटा। हो गया? हाँ बोलो। एंटी पैरेलल बीटा शीट्स लिखा है पहले तो इस वाले को, इसको लिखा है पैरेलल बीटा शीट्स। ये है कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स और ये है राइट ट्विस्टेड बीटा शीट्स।
कर दो इरेज। ये रामचंद्रन प्लॉट है, ये बस ये बताता है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें जो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो हमारे सेकेंडरी, मैंने अभी कोऑर्डिनेट्स लिखवाए ना, देखो ये देखो, एक कोऑर्डिनेट जैसे ये लोअर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर राइट, तो ये बस ये बताता है ये जो हमारे 4 कोऑर्डिनेट्स है इसमें जो हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कहाँ मिलता है तो आप क्या बोलोगे कि अपर राइट कोऑर्डिनेट में मिलता है ना। और अगर कोई पूछे आपसे कि हमारा राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स कहाँ मिलता है तो कहाँ मिलता है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, लोअर लेफ्ट में मिलता है। हमारे अपर लेफ्ट में कौन कौन से सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स, पैरेलल बीटा शीट्स, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स, राइट ट्विस्टेड बीटा शीट्स। दीज आर अवेलेबल इन द रामचंद्रन प्लॉट, क्योंकि रामचंद्रन प्लॉट सिर्फ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो ये सारे होते हैं, हेलिक्स, बीटा शीट्स, टर्न्स, ये सब पढ़ाऊंगी, सब ये हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं। हाँ हाँ सब आएगा, हाँ सब आएगा, लेकिन पता है क्या है, बस इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे देखो जो चीज अपर लेफ्ट में वो हमारी यहाँ आ जाएगी लोअर राइट में, है ना, मतलब इंटरचेंज कर देंगे, जो अपर लेफ्ट की चीज है वो हमारी लोअर लेफ्ट में आ जाएगी, समझिए। ओके। अब देखो परमिटेड वैल्यूज कितने कितने एंगल पे होती हैं। देखो मैंने अभी बताया था रामचंद्रन प्लॉट क्या बताता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताता है प्रोटीन का, है ना। तो इसकी वैल्यूज क्या क्या होती है, अभी बताया था राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स रामचंद्रन प्लॉट में बनाया था, लेफ्ट हैंडेड बनाया था, एंटी पैरेलल बनाई थी बीटा शीट्स, पैरेलल बीटा शीट्स बनाई थी, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स बताए थे, और अब टर्न्स है, ये बस एक्स्ट्रा है, ये नहीं भी करने तो भी चलेगा। तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, पहली बात तो ये याद रखना, जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स होता है उसमें माइनस में होती है वैल्यू, किस में होती है राइट हैंडेड, हाँ नेगेटिव होती है ऐसे, ठीक है। और लेफ्ट हैंडेड में क्या होती है इसकी अपोजिट, मतलब कि पॉजिटिव, ठीक है। एंटी पैरेलल बीटा शीट्स में ये कितना होता है -139 डिग्री, क्या यही बोल रहे हो ना। एंटी पैरेलल बीटा शीट्स की वैल्यू ये याद करनी है डिग्रीज में, बस पेपर में आती है, अल्फा हेलिक्स की आती है। पैरेलल बीटा शीट्स में क्या होती है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स में -153 डिग्री प्लस 153 डिग्री,
ये वाली आती है मेरे को भी। जब यहाँ पे कितनी होती है ये -60 और यहाँ पे -30। और टाइप 2 की रहने दो। हाँ ठीक है। देखो ये वैल्यूज होती है हमारी जो याद करनी है, पेपर में आती है। ऐसे आया हुआ था एक क्वेश्चन कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, उसकी वैल्यू -57 और -47 है, जबकि लेफ्ट हैंडेड की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में है। इज इट ट्रू? तो तुम्हें ये वैल्यूज पता होगी तभी तो तुम बता पाओगे कि हाँ ये वैल्यू सही है कि नहीं है ना। ठीक है, ये याद करनी है, इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं, ये तो याद करना ही पड़ेगा। एक बार नोटबुक दिखाना मुझे, ऊपर की तरफ है ना, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स माइनस में सही तो है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। लेफ्ट हैंड इधर है तो पॉजिटिव नहीं। टाइप 2 की बताऊंगी तो कल बताऊंगी, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ना दो वैल्यू होती है, -60 -30 -90 और 0। लेकिन मेरे को ना एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है अभी, मैं कल देख के बता दूंगी इसको। ठीक है, अभी याद करनी है, ये याद होता कि हाँ बोलो। हाँ जी बेटा, ये याद करनी है आपको, नहीं टाइप 1 में ही है, ये कल बताऊंगी देख के कैसे है। हाँ जी, ये L अमाइनो एसिड्स के लिए बेटा, और D अमाइनो एसिड्स के लिए इसका अपोजिट हो जाएगा। जो हमारे राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए माइनस में वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव में हो जाएंगी, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के लिए जो पॉजिटिव में है वो किस में हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। चेंज वैल्यू सेम रहेंगी, बस जो हमारे प्लस माइनस है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, ओके, अरे ठीक है। देखो लेफ्ट हैंडेड में दोनों पॉजिटिव है, कर दो इरेज, कर दे इरेज, हो गया। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, ओके। इरेज कर दूं मैं? यहाँ +90 होता है। अब लिखो प्रोटीन स्ट्रक्चर। हाँ हाँ, प्रोटीन स्ट्रक्चर लिखो, लिखो प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स क्या होते हैं? के बने हुए होते हैं मैम। प्रोटीन्स आर unbranched polymers. Proteins are unbranched polymers. Proteins are unbranched polymers constructed from 22 standard constructed from 22 standard अल्फा अमाइनो एसिड्स। किससे कंस्ट्रक्टेड होते हैं ये? स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड से। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, राइबोसोमिकली इनकॉर्पोरेटेड होते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए जो हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, और कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें? 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ओके, इतनी समझ आती है कि नहीं आती? अब स्ट्रक्चर है जो प्रोटीन का उसको हम डिवाइड कर देते हैं काफी सारी कैटेगरीज में। किस किस में डिवाइड होगा जी? प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है,
सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि जो हमने रामाचंद्र में प्लॉट में पढ़ाई अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स तो हमें पता तो होना चाहिए ना ये है क्या, तो इसको भी डिटेल में पढ़ाएंगे। फिर है हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर और फिर क्या है हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, एक लीनियर चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, एक ऐसे लीनियर चेन होती है अमाइनो एसिड्स की, अमाइनो एसिड 1 2 3 4 5 और ये किस क्या है बीच में इनके पेप्टाइड बॉन्ड। आ गई बात समझ कि नहीं आई? लिखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में लिखिए लीनियर सीक्वेंस, लीनियर सीक्वेंस प्राइमरी स्ट्रक्चर में लिखो लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स joined by linear sequence of amino acids are joined by peptide bond, are joined by peptide bond। ठीक है, इसमें लिखो और लिखो it determines, second point, it determines the higher level of, it determines the higher level of structural organization, it determines the higher level of structural organization। लिख लिया? ठीक है, बस इतना ही पढ़ना है प्राइमरी में, मैंने बोला था सेकेंडरी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में लिखो इट रेफर्स टू लोकल फोल्डेड स्ट्रक्चर, इट रेफर्स टू local folded structure that forms within a polypeptide, that forms within a polypeptide due to interaction between, due to interaction between, due to interaction between atoms of the, due to interaction between atoms of the backbone। क्या कह रहे हैं, इसमें हमारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वही हमारा क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटम्स आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं, ऐसे लोकल फोल्डेड स्ट्रक्चर से बन जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे सपोज करो बेसिक अमाइनो एसिड है, यहाँ अमाइनो एसिड है, दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया विद इन ए पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अब जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो दो तरीके का होता है, कौन कौन सा, अल्फा हेलिक्स और नहीं बेटा बीटा शीट्स बोलेंगे, और बीटा शीट्स भी दो तरीके की है, कौन कौन सी, कौन सी मोर स्टेबल होगी बताओ, वाई कम होगी। एंटी पैरेलल में क्या होगा कि CO ऐसे है तो N और H ऐसे होगा, और पैरेलल में क्या होगा कि दोनों की दोनों सेम प्लेन में होंगे। तो विच इज मोर कॉमन और मोर स्टेबल, एंटी पैरेलल बीटा शीट्स। ठीक है, आगे तेरी बात समझ के नहीं आई बोलो? ओके, इसमें हमारा कौन सा बॉन्ड आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, एक और बॉन्ड ऐड कर दो, कौन सा, नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें कौन सा बॉन्ड और इंक्लूड हो जाता है हमारा, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? दोबारा बोल रही हूँ कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इनकी डेफिनेशंस लिख लो, हो गया? उसके बाद टर्शरी स्ट्रक्चर लिखो, टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं, दोनों में है भाई, दोनों में। एक पता है क्यों आते हैं, बनाऊंगी स्ट्रक्चर तब बताऊंगी। नीचे भी CONH होता है, तो वो हाइड्रोजन मिलके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके बॉन्ड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, इसलिए लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही होता है, और कौन सा बॉन्ड होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, हाइड्रोजन बॉन्ड। लिख लिया बेटा? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर अभी डिटेल में पढ़ाएंगे, पर टर्शरी स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, टर्शरी स्ट्रक्चर लिखो क्या होता है, इट इज ए 3D conformation, it is a 3D conformations that globular proteins assume, it is a 3D conformation that globular proteins, it is a 3D conformation that globular proteins assume as a consequence of, as a consequence of interactions between, as a consequence of interactions between the side chains,
as a consequence of the interactions between the side chains in their primary structure। क्या बात समझ आती है? इतनी बड़ी लाइनें लिख ली आपने। टर्शियरी स्ट्रक्चर में मोटी मोटी बात ये है कि पहले तो बात तो ये 3D स्ट्रक्चर होगा। क्या होगा ये? 3D स्ट्रक्चर होगा। और 3D स्ट्रक्चर होने की वजह से ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर क्या होता है? ऐसे गोला सा स्पेरिकल, जैसे बॉल होती है ना हमारी, ऐसा ग्लोबुलर प्रोटीन बना लेता है ये। और अगर कोई कहे फाइब्रस नेचर का है तो मतलब वो लंबा है, इलोंगेटेड है, ठीक है। अगर कोई ग्लोबुलर बोल रहा है तो मतलब वो एक फुटबॉल लाइक शेप में है। समझ गए कि नहीं समझे? तो ये क्या है? 3D कन्फर्मेशन होती है। 3D क्यों बोला? कि हमारी बॉल है जो, वो हमारी कैसी होती है? 3D होती है ना, तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स बनते हैं, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स हम मान के चलते हैं, क्यों? इंटरेक्शन होती है हमारे अमाइनो एसिड की साइड चेन की। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, उसके जो साइड चेन्स है वो आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद वो एक 3D कन्फर्मेशन बनाते हैं। 3D कन्फर्मेशन मतलब कि ग्लोबुलर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। दोबारा बताती हूँ, प्राइमरी अमाइनो एसिड है, उसकी साइड चेन्स होती है, आर की जगह पे रिप्लेसेबल चीज रिप्लेसेबल होते हैं ना, आर की जगह CH3 भी आता है, वैलिन के केस में CH3 CH2 CH3 भी आता है। तो जो साइड चेन्स है वो आपस में क्या करती है? ऐसे इंटरेक्ट करती है और एक ग्लोबुलर प्रोटीन बनाती है, और ग्लोबुलर प्रोटीन का नेचर 3D होता है। इतनी बात समझ आई? आई कि नहीं आई? टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखो कौन कौन से बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं हमारे। कोवैलेंट एंड नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस बोथ आर प्रेजेंट इन केस ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर। कोवैलेंट एंड नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शंस stabilize, covalent and non-covalent interactions stabilize tertiary structure, stabilize tertiary structure, okay? ठीक है। कौन कौन सी होती है? लिखो। कोवैलेंट में कौन सी होगी? हमारी डाइसल्फाइड बॉन्ड। कोवैलेंट में हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड आएगा, है ना। और कौन सा आएगा? पेप्टाइड बॉन्ड भी आएगा, ठीक है। लिखो। अब नॉन कोवैलेंट में लिखिए कौन कौन से बॉन्ड्स होंगे। लिखो। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, वैंडरवॉल इंटरेक्शंस, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरेक्शन लिख लो, कुछ भी लिख लो। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड में नॉन कोवैलेंट है। और लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, मतलब सॉल्ट ब्रिज फॉर्मेशन, प्लस माइनस के बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। लिख लिया। एग्जाम्पल क्या होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर का? लिखो। एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर इज मायोग्लोबिन। व्हाट इज मायोग्लोबिन? एक, हाँ, तो मायोग्लोबिन मसल्स में होता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ठीक है। लिखो। एग्जाम्पल में लिखो मायोग्लोबिन, ब्रैकेट में लिख लो। इसका फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। लिख लिया। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, बड़े होशियार हो। उसके बाद लिखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। उसके बाद लिखिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, व्हेन टू और मोर polypeptide chains join together, when two or more polypeptide chains join together and form, when two or more polypeptide chains join together and form multimeric proteins, and form multimeric proteins, ठीक है। ठीक है, लिख लिया कि नहीं लिखा? Each polypeptide chain is known as subunit. Each polypeptide chain is known as subunit. लिख लिया? ओके। उसके बाद अच्छा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है जो, उसको कौन स्टेबलाइज करेगा? बताइए। चारों होंगी। कोवैलेंट एंड नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन स्टेबलाइज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। कोवैलेंट में कौन कौन सी? इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। और नॉन कोवैलेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक, वैंडरवॉल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस, ठीक है। बताइए, नहीं समझ आया है तो? आ गया? आया कि नहीं आया? अच्छा, एक चीज रह गई है। हमारी टर्शियरी स्ट्रक्चर की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? डोमेन।
डोमेन और मोटिव्स, हाँ तो लिख लो ये बात, डोमेन एंड मोटिव्स, वैसे डोमेन ही होती है, मोटिव नहीं। हाँ, फंक्शनल यूनिट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज डोमेन, फंक्शनल यूनिट ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर इज फंक्शनल यूनिट ऑफ, क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, टर्शरी में, मैं कह रही हूँ मिस हो गया, एक पॉइंट लिख लो, फंक्शनल यूनिट ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर इज डोमेन, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल दीजिए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है? O2 को बाइंड करता है और O2 का ट्रांसपोर्ट करवाता है ना। लिख लीजिए ये बात। अब बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बार पढ़ के देखिए, आज थोड़ा याद करने का ज्यादा है क्योंकि तो क्वार्टरली में भी आएंगे नहीं नहीं नहीं, एक बार पढ़िए सारा जो आज पढ़ाया है, और कोई सी चीज समझे तो पूछो, आज थोड़ा लर्न करने का ज्यादा है इसलिए कह रही हूँ। डोमेन बस यूनिट होती है, हम कहते नहीं है कि एक मतलब कोई भी फाइलम है उसको हम डोमेन से डिनोट करते हैं, तो ऐसे वो ये कह रहे हैं कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो हमारा डोमेन है एक, उसकी फंक्शन यूनिट हम डोमेन कह रहे हैं। डोमेन के अंदर हमारा मायोग्लोबिन आता है, और मोटिव अभी पढ़ाएंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डिटेल में, ठीक है। एक बार पढ़ के देख लो, अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछो, फिर आगे पढ़ाते हैं। आज से छुट्टी हुई तुम्हारी? हमारी आपका नाम क्या है? नेहा। तो परस्यूइंग MSc परस्यूइंग वो कि कहाँ से की है, किस सब्जेक्ट से? तो समझ आया? कल का क्यों नहीं पढ़ा? ऐसे नहीं, मैंने बोला था डेली का काम डेली करना है, फिर वरना बायोकेमिस्ट्री का बी भी समझ नहीं आएगा, और फिर आई पे कैसे पहुंचेगा? आई पे तो पहुंच चुका है मैंने। तुमने बोला था ना फर्स्ट क्लास में, मैम मुझे बायोकेमिस्ट्री का बी भी नहीं आता है। आई पे पहुंचना है तो डेली पढ़ना पड़ेगा। ब्लैक पेन चेंज कर। एक बार देख लीजिए, नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम आगे पढ़ाते हैं। जितना करा दिया ना कल सारा सुनूंगी एक बार, मतलब क्वेश्चंस बीच बीच में से, ठीक है? ठीक है अंकित? आप कवर कर लोगे पीछे का? इनसे नोट्स ले लो, लिख लो या फोटो स्टेट करा लेना जो भी है, और फिर रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार, आ जाएगा। चलिए लिखिए, सिस्टीन, ओनली सिस्टीन, मतलब स्टार्मक करके, ये बस ऐसे जस्ट अ क्वेश्चन है कि अगर आ जाए तो, कि डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन बनाता है? तो सल्फर कंटेनिंग तो हमारे सिस्टीन और मिथ्योनिन दोनों होते हैं, लेकिन मिथ्योनिन कांट फॉर्म सिस्टीन बॉन्ड्स, ठीक है, हाँ, कांट फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड, सॉरी। देखिए, ओनली सिस्टीन फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, only cysteine form disulfide bonds. Methionine cannot form disulfide bonds. Methionine cannot form disulfide bonds. लिख लिया? देखिए,
ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, इस H को मैं ना इधर लिख देती हूँ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को, नहीं गलत नहीं हो गया, हाँ वहां पे S लिखा था मैंने, अच्छा यहाँ पे लिख दिया था मैंने, तो ये तो ऐसे ही जाएगा ना, वो H भी कर आएगा, H को ऐसे आएगा ना ये, हाँ तो ये H2 मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, सिस्टीन में 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए, और ये फिर क्या हुआ, जुड़ गए आपस में। जब 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो ये एक इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टाइन। सिस्टीन नहीं सिस्टाइन, ठीक है। आगे समझ में नहीं आया बोलो। इंट्राचेन, इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, एसएच ग्रुप का। एसएच ग्रुप को क्या कहते हैं, थायोल ग्रुप। क्या कहते हैं एसएच ग्रुप को, और क्या कहते हैं, सल्फाइड्रिल ग्रुप, और क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गया है थायोल ग्रुप का या फिर सल्फाइड्रिल ग्रुप का। लिख लिया बेटा, इतना आगे समझ में, ओके। इरेज कर दे, कल का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। डीनेचुरिंग एजेंट्स इजी से है, फाइब्रस कोलेजन बहुत इजी, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इजी सा है। ये समझने के है, मतलब टॉपिक्स रटने के नहीं है, तो अच्छा है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप और सल्फाइड्राइल ग्रुप। मम्मा कितना किया, बस एक लास्ट, क्या बस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डिटेल में नहीं, बस अमाइनो एसिड्स के कर दे इरेज, लिखो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मैंने कहा था ना ये डिटेल में पढ़ना है। देखो सिलेबस हो जाएगा ना, मतलब अमाइनो एसिड प्रोटीन खत्म हो जाएगा तो एक बार मैं अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर अपनी तरफ से बनवा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं, ठीक है, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि बनवाए नहीं, है ना, तो बनवा देंगे, लेकिन एक बार ये टॉपिक कंप्लीट होने दो। हमने अभी कहा था ना कि हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो कौन कौन से होते हैं टाइप्स, हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट्स, और क्या होता है, टर्न्स। 3 होते हैं इसमें, हमें इन्हीं के सब टाइप्स पढ़ने होते हैं, समझ गए। हेलिक्स में जैसे अल्फा हेलिक्स, 310 हेलिक्स, पाई हेलिक्स, ये सब इसके टाइप्स हैं। ऐसे बीटा प्लेटेड में एंटी पैरेलल और पैरेलल, और टर्न्स में भी बहुत सारे होते हैं। टर्न्स में रिवर्स टर्न, हेयर पिन लूप्स, बहुत सारे होते हैं। पहले आज हम अमाइनो एसिड्स देख रहे हैं कि हेलिक्स में कौन कौन से अमाइनो एसिड्स मेजरली पाए जाते हैं। हेलिक्स बनाने वाले कौन कौन से अमाइनो एसिड्स है, क्योंकि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का है, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स से जो बना है, तो कौन कौन से अमाइनो एसिड्स फ्रीक्वेंटली मिलते हैं हेलिक्स में, कौन कौन से मिलते हैं, मिथ्योनिन, एलिनिन, ल्यूसीन, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, ये अमाइनो एसिड फ्रीक्वेंटली मिलते हैं। बीटा प्लेटेड शीट्स कौन बनाते हैं, वाइफ बनाती है, कोड याद कर लेना, वाइफ, ठीक है। और टर्न्स, प्रोलीन, ग्लाइसिन। टर्न्स में कौन होते हैं फ्रीक्वेंटली, प्रोलीन और ग्लाइसिन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के पार्ट है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के पार्ट है तो इन सब में कौन कौन सी बॉन्डिंग्स मिलेंगी, पेप्टाइड बॉन्ड मिलेगा और एक हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेगा, है ना। इसमें तो समझ आती है कि नहीं आती है, बताइए, उतार लिए यहाँ तक है। नेक्स्ट लिखिए,
प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलिक्स। मैंने अभी बताया था ना बहुत सारे हेलिक्स मिलते हैं। हेलिक्स कौन कौन से होते हैं इसमें बता देती हूँ। 310 हेलिक्स होता है, पाई हेलिक्स होता है, 2.2 हेलिक्स होता है, अल्फा हेलिक्स तो होता ही है। तो हमें इनकी बस प्रॉपर्टीज पढ़नी है, याद करनी है बस। लिखो properties of different types of helix, properties of different types of helix। ये याद करने की है। लिखवा लो, ऐसे टेबल बना लो। हेलिक्स की टाइप्स अभी बताए थे। हेलिक्स के टाइप्स कौन कौन से थे? अल्फा हेलिक्स, 310 हेलिक्स, पाई हेलिक्स और ठीक है ना। ये हेलिक्स के क्या है? टाइप। इसमें अब क्या देखना है हमें? नंबर ऑफ रेजिड्यूज। अच्छा, रेजिड्यूज क्या होता है? जब दो अमाइनो एसिड जुड़ जाते हैं ना, जब दो अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसे हम अमाइनो एसिड रेजिड्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको तब हम? ठीक है, हाँ। तो हमें ये देखना है कि कितने रेजिड्यूज एक टर्न में होते हैं, पर टर्न कितने होते हैं, याद करने हैं। ये 3.3 अमाइनो एसिड्स होते हैं अल्फा हेलिक्स के केस में। कितने होते हैं? अल्फा हेलिक्स के केस में कितने रेजिड्यूज होते हैं, मतलब कितने अमाइनो एसिड जुड़ते हैं? 3.6 अमाइनो एसिड्स। 310 हेलिक्स में कितने जुड़ते हैं? 310 हेलिक्स में कितने अमाइनो एसिड जुड़ते हैं? बोलो। 3 लिखा है मैंने। पाई हेलिक्स में कितने जुड़ते हैं? 4.4। और 2.2 हेलिक्स में कितने अमाइनो एसिड जुड़ते हैं? 2.2 ओनली। क्या कह रही हूँ, दोबारा सुनो। कितने अमाइनो एसिड जुड़ते हैं अल्फा हेलिक्स के केस में? कितने जुड़ते हैं? 3.3। 310 हेलिक्स के केस में कितने जुड़ते हैं? 3। पाई हेलिक्स के केस में 4.4 और 2.2 हेलिक्स के केस में 2.2। तो ये तो याद ही नहीं करना 2.2 वाला, तो अल्फा हेलिक्स का याद कर लेना, जरूर पेपर में आता है। 3.3 अमाइनो एसिड जुड़ते हैं एक बारी में। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? बताइए, दोबारा बताएं। अच्छा, ये जो बॉन्डिंग होती है ये किसी के n से लेके n+4 तक होती है, मतलब पहले अमाइनो एसिड से लेके फोर्थ अमाइनो एसिड तक। 3 के केस में कितने से होती है? n से लेके n+3। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? और जो पाई हेलिक्स में, इसमें कितने अमाइनो एसिड से होती है? n से लेके n+5। अल्फा हेलिक्स में पहले अमाइनो एसिड से लेके 5वें अमाइनो एसिड तक होती है। फिर 310 हेलिक्स में पहले से चौथे अमाइनो एसिड तक होती है। और n+3, n अगर 1 है तो 1+3 4 हो गया ना बेटा। पाई हेलिक्स में हमारा 6 तक होती है, n से n+5। समझ गए? ये याद करना है, उसका नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आती है कि नहीं आती है? हाँ, बेस में 7 है। हाँ, बेस में है बेटा। ये बताने इसमें यही कहता है कि जो 3 अमाइनो एसिड है इनके बेस में 10 का मतलब ये है कि 3 तो पेप्टाइड बॉन्ड बताते हैं इसमें, ये मतलब कितने रेजिड्यू जुड़े हैं, और बेस में कितने अमाइनो एसिड इनके संग लिंक है, कुछ ऐसे करके ये बताता है। साइड चेन्स में। इतनी बात समझ आई? अब पिच लिखिए आगे। पिच हाँ, इनकी आगे और टेबल बनेगी अभी। हाँ बोलो बेटा। ये है एक अमाइनो एसिड है, जैसे ये देखो, ये एक अमाइनो एसिड है ना, इसको आपने बोला n है ये। अब आपने ऐसे बहुत सारे जोड़ दिए, ऐसे करके। तो ये n है, ये क्या बनाएगा? n+1। ये क्या बनेगा? n+2। क्यों? क्योंकि हम एक के बाद एक जोड़े जा रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें से हम निकालते जाएंगे वाटर। तो ये n+1 n से लेके, हाँ पेप्टाइड बॉन्ड भी काउंट होते हैं।
एन से लेके अगर हमारा n+4 तक आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि वो अल्फा हेलिक्स बना रहा है। अगर n एक अमाइनो एसिड से लेके 5 अमाइनो एसिड तक जुड़ रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, अल्फा हेलिक्स। अगर हमारे एक अमाइनो एसिड से लेके 4 तक बना रहा है अमाइनो एसिड तो वो कौन सा हेलिक्स है, 310 हेलिक्स। समझ गए? ओके। ये याद करने हैं, ये क्वेश्चंस ना आते हैं क्योंकि अब इसकी पिच लिखिए। लिख लो, इसको मैं कल समझा दूंगी। इसको आज के लिए उतार दो इतने, और क्या लिखवाना है तुम्हें? रेडियस आती है राइट साइड। हाँ, राइज पर रेडियस है ना। पहले पिच लिखो 5.4, 5.8, 5.2 और 6। ये बस इसलिए करा रही हूँ क्योंकि पेपर में आ जाते हैं कई बार। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, यूनिट होती है। इसको लिख लो, पिच और राइज पर रेडियस को कल समझा देंगे, अभी के लिए लिख लीजिए। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। प्लीज याद करके आना, थोड़ा रटने का ज्यादा है क्योंकि ये